ये टेंशन एनालिसिस बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के एक यूनिट में है। ये पहले ये मैथमेटिक्स में भी था, अभी भी थर्ड ईयर के एक ऑप्शनल पेपर होता है, उसमें ऑप्शन में लोग टेंशन एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री लेते हैं। ये पूरी टेंशन क्या होती है, कैसे है टेंशन एनालिसिस काम करती है, वो सारा कुछ आपको 1 बाय 1 वीडियो में मिलेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर में आप टेंशन के ये सारे वीडियो अगर देख लेंगे तो टेंशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके फिजिक्स में बनेंगे वो सारे आपके हो जाएंगे। देखिए, हम लोगों के पास एक दो तरह की क्वांटिटी पहले से हम लोग पढ़े हैं। पहले स्केलर क्वांटिटी जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। दूसरी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड और उसके साथ साथ डायरेक्शन, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसे पूरे वेक्टर एनालिसिस में आप पढ़े भी हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में ही वेक्टर एनालिसिस था आपके पास। उसी तरह से जब किसी क्वांटिटी को n डायमेंशन स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्वांटिटी टेंसर बन जाती है। जैसे लाइक एज एक क्वांटिटी थी, देखो 1 2 3 उसका कोऑर्डिनेट था, ये कुछ इस टाइप का 1 2 3 ऐसे, और ये P बिंदु का कोऑर्डिनेट है। तो हम लोग कहते हैं ये x एक्सिस का और ये y एक्सिस और ये z एक्सिस पे निर्देशांक है। सेम कोऑर्डिनेट है, ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, ये 1 2 3 x एक्सिस के अलॉन्ग ये कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस के अलॉन्ग और ये z एक्सिस के अलॉन्ग। अगर इसी को हम लोग 2D में लिखते हैं तो 1 2 लिखते हैं। ऐसे ही अगर n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में इसको लिखना पड़े हम लोगों को तो ये जैसे 1 2 3 है, ऐसे वो हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 n। तो जब कभी किसी क्वांटिटी को n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको टेंशन में ले जाते हैं, और टेंशन में उसका ऐड, उसका सब्ट्रैक्शन, उसको हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग यही सब पढ़ना है आपको। मेजर यूज इसका आगे चल करके हम लोगों को मिलेगा। देखिए, पहले ये हम डिफाइन कर रहे हैं लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन n डायमेंशन, फिर 1 बाय 1 टेंसर में हम लोग चलेंगे कि टेंसर क्या होता है। किसी पॉइंट का लोकेशन अगर n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में देना है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उस बात को समझें। देखिए, लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन n डायमेंशन, वी लोकेट ए पॉइंट इन n डायमेंशन। हम लोग एक पॉइंट को n डायमेंशन में यदि लोकेट करें या दर्शाएं कुछ इस तरह से, P इज इक्विवेलेंट टू x1 x2 x3 डॉट 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 xn। आपको पता है ये जैसे x कंपोनेंट है, ये y कंपोनेंट, ये z कंपोनेंट, ऐसे ये n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में nवा कंपोनेंट है। सेम उसी तरह से आप जो ये लिख रहे हैं x1 x2 x3 xn, ये पावर नहीं है, ये ऊपर सफिक्स है। जो x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो ये पावर नहीं है, ये ऊपर रिप्रेजेंट किया गया, क्यों निर्देशित किया गया है। ये देखिए x1 x2 x3 xn ऐसे रीड करेंगे आप। ORR इसी P को ऐसे भी दिखाते हैं, नीचे सफिक्स x1 x2 x3 xn। द नंबर 1 2 3 जो ये 1 2 3 डॉट 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 n है, आर नॉट इन द पावर ऑफ x, ये सभी x के पावर नहीं है, बट दे आर सफिक्सेस, ये सब के सब सफिक्स है। जैसे आप इसको लिखते हैं ना xn, इसका मतलब ये nवा टर्म है, x1 होगा x2 होगा ऐसे xn होगा, ये इसका सफिक्स है। उसी तरह से यहां जो ऊपर है ये भी सफिक्स है, जो नीचे है वो भी सफिक्स है। रिटेन इन द अपर पार्ट ऑफ x, ये ऊपर लिखा गया है, जो ये पावर नहीं है, बस ऊपर लिखा गया टर्म है। देखिए, द सफिक्सेस आर, ये जो सफिक्स है आपका, दिस सफिक्सेस रिटेन इन द अपर पार्ट ऑफ x, देन दिस सफिक्सेस आर कॉल्ड अपर इंडिसेस। जो जो सफिक्स इसके ऊपर लगेगा, ये ऊपर रिटेन होगा या ऊपर लिखा गया होगा, उसको बोलेंगे अपर इंडिसेस। जो इसके नीचे लिखा होगा इसको बोलेंगे लोअर इंडिसेस। ऊपर वाले का एक और नाम होता है सुपरस्क्रिप्ट, नीचे वाला जो सफिक्स है इसका नाम होता है क्या हम लोग, सबस्क्रिप्ट। तो देखो ये लिखा, दिस सफिक्स इज रिटेन इन द अपर पार्ट, ये जो सफिक्स है अपर पार्ट में है x के, देन दिस सफिक्स आर कॉल्ड, इस सफिक्स को बोलते हैं अपर इंडिसेस, या इसी अपर इंडिसेस का नाम होता है सुपरस्क्रिप्ट। ऐसे ही जो लोअर में लगेगा, द सफिक्सेस रिटेन इन द लोअर पार्ट ऑफ x, जो x के लोअर पार्ट में रिटेन होगा उसको बोलेंगे लोअर इंडिसेस, या इसी का दूसरा नाम होता है सबस्क्रिप्ट। देखिए, वो था जो ऊपर पहला वाला है, ये सुपरस्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है, जो दूसरा वाला नोटेशन है वो सबस्क्रिप्ट के रूप में लिखा हुआ है। आप सभी लोग ध्यान से देख लें, एक एक टर्म हमने इसमें आपको समझाया। अगर कहीं कोई डाउट होगी तो आगे पीछे वीडियो करके इसको कंप्लीटली अच्छे से देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये
समेशन कन्वेंशन क्या होता है, कैसे होता है, इसको थोड़ा जाने। पूरे टेंसर में ये बड़ा काम का है। समेशन कन्वेंशन को हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे और समझेंगे कि ये दिखा क्या रहा है। देखिए कुछ बातें जो इसमें सीखनी है हमको। सबसे पहले एक एक्सप्रेशन आपको कंसीडर करना है। लेट अस कंसीडर, हमने मान लिया एक एक्सप्रेशन हमारे पास है a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn नाम का। इस एक्सप्रेशन को हम लोग अगर समेशन के रूप में लिखें तो देखो a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट डॉट an a3 x3 an xn को समेशन i इज इक्वल टू 1 to n ai xi, यही लिखा है। द एबव एक्सप्रेशन कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसको हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। देखो ये पूरा ब्रेक करके एन टर्म को इंडिविजुअल अलग अलग लिखा गया है, लेकिन ये जो इधर वाला पार्ट है वो समेशन लगा के लिखा गया। अगर इसको ब्रेक करें i इज इक्वल टू 1 रख दें तो a1 x1, देखो इसका पहला टर्म आ जाएगा। यहां i इज इक्वल टू 2 रख दें तो ये इसका दूसरा टर्म आ जाएगा। i इज इक्वल टू 3 रख दें तो तीसरा टर्म आ जाएगा। i इज इक्वल टू n रख दें तो nवां टर्म आ जाएगा। आप थोड़ा केयर करेंगे इधर क्या हो रहा है। लिख रहा है समेशन कन्वेंशन सजेस्ट टू डिलीट द सिग्मा नोटेशन। समेशन कन्वेंशन कहता है, सजेस्ट करता है कि ये जो समेशन है इसको डिलीट कर दीजिए, हटा दीजिए। रहेगा नहीं, ये हट जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं ये लिखा हुआ मिल गया तो आप ये बात समझेंगे कि जो इसमें ai xi है वो वेरी करता है 1 से लेके n तक, क्योंकि टेंसर की परिभाषा में बताया गया कि n डायमेंशनल में जब हम लोगों को पहला वाला इसके टॉपिक जो था n डायमेंशनल में स्ट्रक्चर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो i की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 n होगी। अब देखो इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn की वैल्यू हो जाएगी i इज इक्वल टू 1 to n ai xi। यहां से देखो ये समेशन को हटा दिया, कह रहा है समेशन को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए तो ai xi। अब देखो ये बात अगर आपसे कही जाए कि आप इसमें इस टर्म को एक्सपेंड करिए, इस टर्म को एक्सपेंड करिए तो i इज इक्वल टू 1, i इज इक्वल टू 2, i इज इक्वल टू 3, i इज इक्वल टू n देके आप ये लिखने को तैयार है। लेकिन अब तक हम कहें अगर कि इसकी वैल्यू क्या होगी तो बोलोगे क्या करें हम, इस तो जस का तस रहेगा। तो इसमें यही बात समझाया जा रहा है कि समेशन होगा नहीं, लेकिन चूंकि ये टेंसर क्वांटिटी में लिखने का प्रयास हो रहा है तो ये n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में होगा, इसलिए ये समेशन नहीं रहने के बाद भी समेशन है और इसको वेरी कराएंगे तो इसका भी एक्सपेंशन यही होगा। इसी हेडिंग का नाम है समेशन कन्वेंशन, मतलब समेशन नहीं रहते हुए भी है ऐसा आपको मानना है। ये आपको कन्विंस किया जा रहा है कि समेशन हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि हमको n डायमेंशन क्वांटिटी को बार बार लिखना है, ये पॉसिबल नहीं है लिख पाना हर जगह समेशन लगा के। हम लोग ऐसा लिखेंगे लेकिन आपके दिमाग में ये सही रहेगा कि ये टेंसर क्वांटिटी है तो समेशन ऑलरेडी इसके पहले है। जैसे जब कभी किसी क्वांटिटी में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं वो रहता नहीं है, लेकिन अगर 1 का मल्टीप्लाई करें और न करें तो आप समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 मल्टीप्लाई है। सेम उसी तरह से यहाँ समेशन नहीं है लेकिन फिर भी हमको मानना है कि समेशन है। आइए ये नीचे वाली लाइन क्या लिखी हुई है, दस इन ए टर्म ए सफिक्स हैज बीन ट्वाइस, वंस इन अपर पोजीशन एंड वंस इन लोअर पोजीशन। एकदम बिल्कुल, देखिए इसमें जो सफिक्स है एक आई है ये लोअर पोजीशन में है और ये जो आई है एक अपर पोजीशन में है। वंस इन लोअर पोजीशन और एक बार अपर पोजीशन में, देन बाय समेशन कन्वेंशन वन शुड मीन दैट, इसका मतलब है समेशन वुड हैव बीन कंसीडर, मतलब समेशन इसमें होगा वो भी कहां से कहां तक, 1 से n तक, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब ये नहीं रहते हुए भी है। हम लोग लिखे नहीं है जबकि ये लिखे नहीं है लेकिन हम समझेंगे कि ये है। देखो लिखा है, ये जो टर्म सामने दिखाई दे रहा है इसमें देखो लिखा है दस इन ए टर्म ए सफिक्स हैज बीन ट्वाइस, जो सफिक्स है वो 2 बार है, यही सफिक्स नीचे है आई, यही सफिक्स ऊपर भी है आई, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटी है इसमें समेशन नहीं है लेकिन हम सजेस्ट कर रहे हैं कि आप मानेंगे इसमें समेशन है। तो लिखा वंस इन अपर पोजीशन एंड वंस इन लोअर पोजीशन, एक बार इसके लोअर पोजीशन में है, देन बाय समेशन कन्वेंशन कॉन्सेप्ट के अनुसार ये जो सजेस्ट किया जा रहा है उसके अनुसार वन शुड मीन दैट द समेशन वुड हैव बीन कंसीडर फ्रॉम 1 to n, इसका समेशन कंसीडर किया जाएगा 1 से लेके n तक।
लेकिन याद रखें इसमें ये तभी कंसिडरेशन होगा जब इसमें दो क्वांटिटी होगी, एक बार ये क्वांटिटी लोअर सफिक्स में होगी, एक बार इसके अपर सफिक्स में होगी। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब ये है नहीं, लेकिन नहीं रहते हुए भी हम लोग मानेंगे कि यह वैल्यू, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं समेशन मान करके 1 to n तक। आइए देखते हैं इसके बाद ये जो नोट है इस पे कुछ थोड़ा सा, ये 2-3 नोट है, इस नोट को आप फोकस करेंगे, क्या है कैसे है इस बात को आप समझें। देखिए जैसे आपको हमने ये शुरुआत में हमारा अगर एसिम्प्टोट्स वाला चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें हम ये मेंशन भी किए हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिक्टेट किए थे। वहां कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डॉट डॉट डॉट, कई सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम उसमें 5 डिस्कस किए थे। उसी तरह से टेंसर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए n डायमेंशनल स्ट्रक्चर में लोकेशन बताने के लिए भी हमारे पास 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम आ रहे हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बार नहीं होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में बार होगा। जिसमें बार नहीं होगा उसको सिंपली xi कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, जिसमें बार होगा उसको x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। तो आइए थोड़ा 1 by 1 ये नोट में हम लोग देखें। देखो क्या हो रहा है। इफ वी लोकेट ए पॉइंट P एज, हम लोग लोकेट कर ले पॉइंट P को कुछ इस तरह से, P इज इक्वल टू x1, x2, x3, xn, x के सर पे 1, x के सर पे 2, x के सर पे 3, x के सर पे n, then this is the coordinate of point in xi coordinate system। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा कोऑर्डिनेट है xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में। xi का मतलब हो गया x के सर पे बस ये i लिखा हुआ है, सफिक्स है। अगर इसी तरह से हम लोग लिख दे, इफ वी राइट ए पॉइंट P एज P इज इक्विवेलेंट टू x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार, देखो ये बार जो हम लोग लगाए ना, थोड़ा कलर बदल के लगाए हैं, आपको समझ में आया कि इसमें अंतर है। इसमें बार नहीं था लेकिन इसमें बार था, तो ये लिखेंगे इसको, देन दिस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इन x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में। यहां दोनों में आपस में रिलेशन भी होता है। xi कोऑर्डिनेट सिस्टम, x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आगे हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें दिखाएंगे। फिलहाल ये देखिए क्या लिख रहा है, द वेरिएबल x1, x2, x3, xn आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये सभी आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं। साथ साथ x बार 1, x बार 2, x बार 3, x बार n आल्सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन ये जो पहला वाला था वो xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में सब थे, जो दूसरे वाले ये आ रहे हैं वो x बार i कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ रहे हैं। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे देखिए इसमें क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ये। वी नो दैट, हम जानते हैं। देखिए ये पुरानी कहानी है, कोई नई बात आप नहीं जानते हैं। देखिए आपके पास जो क्वांटिटी अभी अभी दी गई थी तुरंत, x1, x2, x3 डॉट 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 xn, आपने कहा कि ये सभी आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो ऑब्वियसली जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x1 का x1 के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएट कर दें x1 का x2 के रिस्पेक्ट में तो इसकी वैल्यू पक्का 0 आनी तय है, क्योंकि ये देखो ये पहला हमारा नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा है, ये nवां है। ये सब के सब n वेरिएबल्स हैं और ये सारे वेरिएबल ये सब इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। तो अगर x1 का x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट होगा तो 1 होगा, लेकिन अगर इसी x1 का x2 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाए तो 0, x3 के रिस्पेक्ट में हो जाए तो 0, xn के रिस्पेक्ट में हो जाए तो 0। ये देखो लिखा है वी नो दैट डेल x1 अपॉन डेल x1 1, डेल x1 अपॉन डेल x2 0, डेल x1 अपॉन डेल x3 0, डेल x1 अपॉन डेल xn 0। ऐसे ही बार वाले के लिए देखो, डेल x1 बार अपॉन डेल x1 बार 1, डेल x1 बार और डेल x2 बार, तो ये 1 है, ये 2 है तो 0, ये 3 है तो 0, सारा कुछ ये 0 हो गया। अब आप इससे जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं उसको देखें। कहना ये है कि अगर ये ऊपर i है नीचे i है तो इसकी वैल्यू 1 होगी, दैट इज डेल xi अपॉन डेल xi 1। लेकिन अगर ऊपर डेल xi या नीचे डेल xj हो गया तो इसकी वैल्यू 0। ये बात आप पकड़ रहे होंगे।
देखिए यहां आई था, यहां आई था तो 1, अगर यहां आई नीचे जे हो गया तो 0। ऐसे ही बार वाले सिस्टम में भी होता है। थोड़ा बार वाले सिस्टम को फोकस करेंगे आप। देखिए डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स बार आई इज इक्वल टू 1, डेल एक्स बार आई और डेल एक्स बार जे इज इक्वल टू 0। मतलब आई दोनों रहेगा तो 1, आई जे हो जाएगा तो 0। देखिए ये जो आपके सामने पूरा बोर्ड दिख रहा है एकदम वही सिंपल है जैसे x1 x2 x3 x बार 1 x बार 2 x बार n है। अगर सेम का सेम के साथ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू 1 होगी, किसी दूसरे के साथ करेंगे तो 0 होगी। जस्ट इसके बाद क्रोनोकर डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं हम, अगले वीडियो में उसको अपलोड कर रहे हैं।